बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। सो आज हमारा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर आज एंड हो जाएगा, हमारे पास टॉपिक था वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर्स को हमने डिस्कस किया, उसकी एडिशन देखी, उसकी मल्टीप्लिकेशन देखी। सो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी स्टेट्स के बारे में और उसकी कंडीशंस के बारे में। सो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम से मुराद एक ऐसी कंडीशन जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स ज़ीरो कर देते हैं, मतलब नेट फोर्स जब ज़ीरो हो जाएगी तो बॉडी जो है उसी स्टेट में रहेगी। अब वो स्टेट दो तरह की हो सकती है, या तो वो रेस्ट पे ही रहेगी या फिर वो मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक किताब है, वो पड़ी है मेज़ के ऊपर। अब ये किताब मेज़ के ऊपर पड़ी है, तो अब मेज़ के ऊपर पड़ी है तो एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और एक फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो अब ये जो दो फोर्सेज हैं आपस में, अगर इनकी इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है सेम है, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो बॉडी क्या रहेगी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगी, टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं जो बुक है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। अगर एक कार है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही और वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और जब हमारे पास यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होती है वो भी ज़ीरो होती है। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो फोर्स भी एज रिजल्ट ज़ीरो होगी। तो जब एक्सेलरेशन और फोर्स ज़ीरो हैं तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, और वो भी हमारे पास एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डायनामिक, मतलब वो मूव कर रही है ना, तो दो कंडीशन है, रेस्ट में होगी या फिर मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब बॉडी पे जो फोर्स लगती है किसी भी बॉडी पे, वो दो तरह की होती है, या तो फिर वो कंकरेंट फोर्स होगी या फिर कोप्लानर फोर्स होगी। कंकरेंट फोर्स ऐसी फोर्स होती है, ऐसी फोर्स जो कि एक ही पॉइंट से पास कर रही हो। एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये पॉइंट ओ है और जो फोर्स है वो डिफरेंट प्लेन्स में मूव कर रही है, कोई इस साइड पे कोई इस साइड पे। तो अब ये एक ही पॉइंट से जो फोर्सेस हैं ओरिजिनेट हो रही हैं। तो अब जो फोर्सेस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी तो उस फोर्स को हम बोलेंगे कंकरेंट फोर्स। और अगर हमारे पास फोर्स एक ही प्लेन में मूव कर रही है, अब ये देखें ये सारी एक ही प्लेन में मूव कर रही हैं, तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास कोप्लानर फोर्स है। इसको हम बोलेंगे, अगर कोई फोर्स डिफरेंट, अब ये पॉइंट्स डिफरेंट है लेकिन हमारे पास प्लेन तो एक ही है ना, या फिर ये वो इनसाइड द प्लेन होंगे या फिर आउटसाइड द, या फिर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ऊपर वाली साइड पे भी हो सकती है और या फिर नीचे भी हो सकती है। तो अगर एक ही प्लेन में मूव कर रही है फोर्स, एक्ट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कोप्लानर फोर्स, और अगर डिफरेंट प्लेन्स में है तो उसको हम बोलेंगे कंकरेंट फोर्स। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है वो दो तरह हो सकती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, हमने एग्जांपल ली थी किताब की। अब यहाँ पे ये एक जो फर्स्ट डायग्राम है, एग्जांपल देखें, अब ये एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक बॉडी है, उस पर इस साइड एक फोर्स लग रही है 75 न्यूटन की, इस साइड भी 75 न्यूटन की, अपवर्ड 50 न्यूटन की और डाउनवर्ड भी 50 न्यूटन की। अब ये क्या हो रहा है कि हम एक ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और उनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन चेंज होगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और जब ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास फोर्स हो जाएगी ज़ीरो, और बॉडी क्या रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है मुतहरक, यानी मूवमेंट। अब हम देखें, ये हमारे पास हमने ड्रॉप को फॉल करवाया है किसी भी लिक्विड में, तो अब यहाँ इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे उसकी जो हमारे पास एक्सेलरेशन थी वो डिपेंड करी थी ग्रेविटेशनल फोर्स पे, मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करी थी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स थी। मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन थी वो हमारे पास थी 9.8। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन थी वो 9.8 थी। लेकिन जब ये ड्रॉप पहुंचा इस लिक्विड के अंदर तो क्या हुआ कि हमारे पास जो अब जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी ना, वो थी फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जो है हमारे पास लिक्विड के मालिक्यूल थे उसको टफ टाइम दे रहे थे नीचे मूव करने के लिए। तो मतलब ये है कि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी ऊपर की साइड पे, और उसका जो वेट था वो एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड।
अब उसका वेट नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा था और उसके ऊपर लग रही थी फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे लेकिन अब ड्रॉप जो है मूव तो करेगा लेकिन उस स्पीड के साथ नहीं मूव करेगा, उस तरह की फ्री फॉलिंग नहीं होगी जितनी जैसे ऊपर हो रही थी। तो जब वो लिक्विड में मूव करेगा तो उसके ऊपर जो वेट है वो उसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। मूव तो करेगा ड्रॉप लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना वो ज़ीरो हो जाती है। ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेविटी ज़ीरो हो गई है। अब जो वो मूव कर रहा है अपने वेट की वजह से मूव कर रहा है, और अगर उसको अपोज कर रहा है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास मूव तो कर रहा होता है लेकिन वो लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये दो टाइप्स थी इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक और डायनामिक। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हमने टाइप्स पढ़ी, अब है कंडीशंस। कंडीशन दो तरह की होती हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स जो है वो रिलेट कर रहा होता है लीनियर मोशन के साथ। और सेकंड कंडीशन में बात होती है टॉर्क की। तो टॉर्क जो है वो एंगुलर के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो जो फोर्स लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रही है और अगर वो फोर्स इक्विलिब्रियम पे है यानी नेट फोर्स ज़ीरो है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास फोर्स है तो लीनियर बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो लीनियर बॉडी को हम ट्रांसलेशनल बॉडी भी कह सकते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। तो अगर वो बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पे काम कर रही है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास एक बॉडी है, उसके एक तरफ फोर्स लग रही है, लीनियर मोशन में एक चीज़ मूव कर रही है, तो उस पर एक अगर फोर्स लग रही है ना तो उसके ऑपोजिट साइड पे दूसरी फोर्स लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होगी। तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी नल वेक्टर। तो मतलब जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। पीछे हमने जैसे एग्जाम्पल पढ़ी है, ये वाली एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या था? ये बॉडी इस पे इस साइड भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी, इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड पे भी थी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स थी। तो क्या हुआ? इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब ये क्या था? ये लीनियर में था ना, तो ये अब एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल करेंगे तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो इस पे जो नेट फोर्स है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस पे ये F1 है, ये F2 है, ये 3 है और ये है 4। तो हम क्या लिख सकते हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम भी यही कहता है कि हमारे पास जो द वेक्टर सम है ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू नल वेक्टर यानी ज़ीरो। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो भी ज़ीरो होंगी और वाई एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेस होंगी वो भी ज़ीरो होंगी। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास होती है, इनको हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क भी कह सकते हैं। और जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो मतलब ये है कि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं, यानी उस मोशन की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन एंगुलर होती है। तो ठीक है, तो फोर्सेज में हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं और जबकि टॉर्क में हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी होगी तो वो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो उसको हम बोलेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होगा? द सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी है उस पर जितनी भी टॉर्क लग रही हैं उनका जो सम है इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है सेकंड कंडीशन। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब टॉर्क में हमने देखा था कि हमारे पास एक बॉडी होती है रिजिड, ठीक है, तो हमारे पास एक फोर्स लग रही है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे फोर्स लगेगी तो बॉडी रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई करें, जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी कहाँ मूव करेगी? क्लॉकवाइज। अब ये अगर हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो गई है और ये हमारे पास
ये एंटी क्लॉकवाइज होगी और ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगी, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और जो हमारे पास सम ऑफ द टॉर्क है ना, मतलब ये टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास थी टॉर्क की एग्जांपल कि हमारे पास कैसे टॉर्क एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल अगर करेंगे तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी, जो कि इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क कहलाती है। सो हमने दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में देख ली कि फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स है, सम ऑफ फोर्स 0 के इक्वल होता है, कि फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कंडीशन होगी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें बात होगी लीनियर एक्सेलरेशन की या फिर ट्रांसलेशन मोशन की। और जो सेकंड कंडीशन है, इसमें हम बात करते हैं टॉर्क की। जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो मतलब ये है कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी रोटेशनल बॉडी की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई रोटेशनल बॉडी पर लगने वाली टॉर्क या फोर्स हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, क्लॉकवाइज, द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क वो इक्वल होंगी, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगी, और वो सेटिस्फाई करेगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, और सम ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0 होगा इसमें। अब हमने फर्स्ट और सेकंड तो देख ली, तो एक कंडीशन होती है हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम की। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों का कलेक्टिव होता है। मतलब अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ बोथ कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी जो लीनियर एक्सेलरेशन वाली है और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी फोर्स और टॉर्क वाली, दोनों हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम 0 है, तो क्या होगा, वो कंडीशन हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगी। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन देखें तो सिग्मा एफ यानी फोर्स भी 0 है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स भी 0 है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी फोर्सेज हैं वो भी 0 है, और एफ वाई के अलोंग जितनी भी फोर्सेज हैं उनका सम भी 0 के इक्वल है। और इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो हमारे पास सिग्मा टॉर्क यानी सम ऑफ द ऑल द टॉर्क आर इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो वो कंडीशन होगी कंप्लीट इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जो हमने कंडीशंस पढ़ी है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तो ये उस सिचुएशन में अप्लाई होंगी जब हमारे पास तमाम फोर्सेस कोप्लानर होंगी। कोप्लानर का मतलब है एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है, या फिर वो इनसाइड द प्लेन हो सकती हैं या फिर वो आउटसाइड द प्लेन हो सकती हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास अगर फोर्सेस कोप्लानर हैं तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। सेकंड ये है कि टू कैलकुलेट अ टॉर्क एन आर्बिट्रेरी एक्सिस शुड बी चूजन। मतलब यह है कि जब हमने टॉर्क फाइंड किया था पिछले लेक्चर में, तो हमने एक पॉइंट लिया था जो कि फिक्स था और दूसरे पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई की थी। तो ये हमने एक रिजिड बॉडी ली थी, तो वही कह रहे हैं कि टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए कोई एक्सिस होना ज़रूरी है, मतलब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होना मस्ट है। और थर्ड हमारे पास आर मोस्ट सूटेबल प्लेस इज़ वन थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेज पास। अब हमारे पास फोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट लग रही हैं, ठीक है, अब ऑपोजिट भी फोर्सेज लग रही हैं जो कि कैंसिल आउट एक दूसरे को कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा फोर्सेज हैं जो कि लग रही हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सूटेबल प्लेस है किसी भी टॉर्क को फाइंड करने के लिए, उसका जो हमने एक्सिस रखना है, तो एक्सिस हम उस चीज़ को रखेंगे ना जहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्सेस पास कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस जहाँ पे पास कर रही होंगी तो हम उस पॉइंट को कहेंगे ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्सिस है, तो वहाँ से फिर हम टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और दैट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। इसमें हमने उसकी सबसे पहले टाइप्स देखी हैं, स्टैटिक और डायनामिक होती हैं, उसके बाद हमने उसकी कंडीशंस की बात की है, फर्स्ट, सेकंड और देन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सो ये इक्विलिब्रियम यहीं तक था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।